नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने उपग्रह से ली गई चीनी मिसाइल लॉन्चिंग क्षेत्र की तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर कहा कि चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन 16 नए अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM साइलो का निर्माण कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका के विशेषज्ञ ने क्या कुछ कहा। अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर कहा गया है कि चीन मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र में हालिया निर्माण की तस्वीरों में 16 नए भूमिगत अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल साइलो का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। कि अमेरिकी, रूसी और चीन परमाणु ताकत पर लंबे समय से नजर रख रहे हैंस क्रिस्टियनसन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चीन भूमिगत साइलों से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ताकि वह कोई परमाणु हमला होने की स्थिति में फौरन कार्रवाई करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सके। क्रिस्टियनसन ने यह भी बताया कि तस्वीरें संकेत देती हैं कि चीन अमेरिका से संभवतः बढ़ते खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपने नए परमाणु शस्त्रागार के निर्माण के लिए आने वाले 2 दशक में सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए चीन के परमाणु आधुनिकीकरण का हवाला देता रहा है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका और चीन सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिस्टियनसन की रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब व्यापार से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई मामलों पर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ गया है। बता दें, क्रिस्टियनसन ने जिन 16 साइलों को चिन्हित किया है उनके अलावा भी चीन के पास 18 से 20 साइलों हैं, जिनका वह पुरानी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल J5 के साथ संचालन करता है। क्रिस्टियनसन ने कहा, यह रेखांकित करने वाली बात है यदि चीन अपने ICBM साइलों की संख्या दोगुनी या तिगुनी भी कर देता है तो भी उनकी संख्या अमेरिका एवं रूस के ICBM साइलों के मुकाबले मामूली रहेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वायुसेना के पास 450 साइलों और रूस के पास 130 साइलों। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार होगा जब कोई महिला इस संस्था की महासचिव बनेगी। जी हां, अगर आकांक्षा का दावा और दांव दोनों चल गए तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। बता दें कि आने वाले चुनाव में मौजूदा महासचिव के खिलाफ एक उम्मीदवार के तौर पर भारतीय अमेरिकी आकांक्षा ने अपनी ताल ठोकी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये आकांक्षा अरोड़ा। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार होगा जब कोई महिला इस संस्था की महासचिव बनेगी। अगर आकांक्षा का दावा और दांव चल गया तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ के शीर्ष पद पर फिलहाल एंटोनियो गुटेरेस का और आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर भारतीय अमेरिकी आकांक्षा ने ताल ठोकी। महज 34 वर्षीय आकांक्षा खुद को युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि बताकर चुनाव मैदान में उतरी है और आक्रामक ढंग से अपनी योजनाओं व इरादों को लेकर बात कर रही है। हालांकि आकांक्षा की उम्मीदवारी को अब तक मैच
इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन आकांक्षा ने सोशल मीडिया के जरिए 9 फरवरी से एक कैंपेन शुरू करते हुए संयुक्त राष्ट्र में विकास और बेहतर लक्ष्य के लिए बदलाव को अहम बताया। आकांक्षा ने साफ तौर पर मौजूदा महासचिव एंटोनियो के कार्यकाल को कई महत्वपूर्ण मोर्चे पर फेल बताते हुए संस्था के नेतृत्व को बदले जाने की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि भारत के हरियाणा में जन्मी आकांक्षा जब 6 साल की थी तब उनका परिवार सऊदी अरब चला गया था। बाद में आकांक्षा ने कनाडा के टोरंटो स्थित यॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन से मास्टर डिग्री ली। आकांक्षा के पास भारत की ओवरसीज नागरिकता है और कनाडा का पासपोर्ट भी है। हालांकि अपनी उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने किसी देश से औपचारिक समर्थन की मांग नहीं की। फिलहाल आकांक्षा संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी में ऑडिट कोऑर्डिनेटर के पद पर है, जो आंतरिक और बाहरी मामलों के प्रबंधन के ऑडिट का काम संभालती है। बताया गया है कि यूएन ने ही उनकी नियुक्ति संस्था में वित्तीय सुधारों और वित्त संबंधी नियम कायदों को बेहतर करने के लिए की। चीनी सरकार ने बच्चों को लेकर एक नया नियम बनाया है। चीन के स्कूलों में अब बच्चों को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जो उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित करती हो। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में चीन में बच्चों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है चीन के ये नए नियम। चीन के स्कूलों में अब बच्चों को ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा जो उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन में बच्चों की मौत के मामले बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। ये भी देखने को मिला है कि स्कूल में अनुशासन के नाम पर मिलने वाले कठोर दंड से आहत होकर बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। इसलिए सरकार ने स्कूल को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बच्चों को पनिशमेंट देने से पहले 100 बार सोचा जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में स्कूलों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों में कहा गया है कि होमवर्क पूरा नहीं करने जैसे मामलों को बच्चों को कड़ी सजा देने के बजाय उनसे माफी लिखवाना या क्लास से जुड़े कार्य करवाने जाने चाहिए। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट दूसरे छात्रों को डराने धमकाने जैसे कृत्यों में शामिल पाए जाते हैं, उन्हें स्कूल से निलंबित किया जा सकता है या उन्हें काउंसलिंग सेशन लेने पड़ सकते हैं। वैसे तो चीन में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर काफी समय से मनाही है, लेकिन फिर भी स्कूलों में ऐसा होता आया है। माता पिता को भी इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। सरकार ने इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। नियम तोड़ने वाले शिक्षकों को क्या सजा दी जाएगी? ब्रिटेन के शाही राजघराने के प्रति सम्मान रखने वाले लोग राजकुमार फिलिप की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद से परेशान हैं। बकिंघम पैलेस आई जानकारी के मुताबिक राजकुमार फिलिप को लंदन के एक दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो चलिए जानते हैं प्रिंस को किस बीमारी की वजह से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है।
ब्रिटेन के शाही राजघराने के प्रति सम्मान रखने वाले लोग राजकुमार फिलिप की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद से परेशान हैं। बकिंघम पैलेस आई जानकारी के मुताबिक राजकुमार फिलिप को किसी संक्रमण के इलाज के लिए लंदन के एक अन्य हॉस्पिटल ले जाया गया है। पैलेस ने बताया कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति 99 वर्षीय फिलिप को बेहतर इलाज के लिए अब किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल से सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल में ले जाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात संक्रमण के उपचार के साथ ही उनके हृदय की जांच की जाएगी और उन्हें निरीक्षण में रखा जाएगा। फिलिप को बीमार पड़ने के बाद पिछले महीने किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है। राजपरिवार के अधिकारियों ने इसे एहतियाती कदम बताया था। लेस की ओर से जारी की गई सूचना में ये भी कहा गया कि प्रिंस फिलिप की हालत ठीक है, उन पर इलाज का असर हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वीकेंड तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के नाम से मशहूर प्रिंस फिलिप 2017 में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद प्रिंस विंडसर कैसल में रह रहे थे। नेपाल 7 मार्च से 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही भारत के टीका की 20 लाख खुराक खरीदने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर ने भारत की वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा। नेपाल 7 मार्च से 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की शुरू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही भारत से टीके की 20 लाख खुराक खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। नेपाल सरकार ने पहले भारत सरकार से कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराकें ली थी। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी ने बताया कि टीके में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। नेपाल में कोरोना वायरस के 2,74,216 मामले सामने आए हैं और 2,777 लोगों की मौत हुई है। नेपाल सरकार भारत से कोविशील्ड की 20 लाख और खुराक खरीद रही है। इसी तरह चीन ने भी नेपाल को टीके की 5 लाख खुराकें दान देने की पेशकश की है। नेपाल ने अपने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान की सफल शुरुआत की है, लेकिन अधिकारियों को भविष्य की आपूर्ति को लेकर चिंता है। त्रिपाठी ने बताया कि दुनिया भर में मुट्ठी भर कंपनियों से टीके की बहुत मांग की जा रही है और हम सूची के अंत में हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अब तक हम राजनीतिक और प्रशासनिक मदद से भारत से टीका ले पाए हैं। मैं अब बहुत ही चिंतित हूँ। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी अपने छोटे से उत्तरी पड़ोसी की एक बार फिर मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हम कंपनियों से सामान्य व्यापारिक सौदा करके टीका हासिल नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा दर्जनों अन्य देशों से है। इसलिए हमें भारत सरकार के साथ की जरूरत है। भारत की स्पेस में दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है। भारत द्वारा उपग्रहों के अंतरिक्ष में भेजने रहने के कारण भारत भी अब शक्तिशाली देश बन चुका है, क्योंकि अब भारत ने भी अपनी रक्षा मिशन को सफल बनाने के लिए अंतरिक्ष में मिलिट्री सैटेलाइटों को तैनात कर दिया है, जो कि दुश्मन देशों को चकमा देने में सक्षम है। स्पेस में भारत की ताकत बढ़ने के साथ भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और दूसरे देशों की तुलना में अंतरिक्ष में भारत की मिलिट्री सैटेलाइट की क्या स्थिति है, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर मिलिट्री के लिए किया जाता है। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपनी सेनाओं के लिए खास तौर पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा इस सैटेलाइट का एक अहम इस्तेमाल खुफिया निगरानी के लिए भी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है मिलिट्री सैटेलाइट। क्या होती है मिलिट्री सैटेलाइट? मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर पर मिलिट्री के लिए किया जाता है। लेकिन किसी भी सैन्य मिशन में सबसे अहम भूमिका खुफिया जानकारी, नेविगेशन और सैन्य संचार का होता है। तो ये सभी काम सीधे सैटेलाइट के जरिए किए जाते हैं। अगर बात की जाए कि मिलिट्री सैटेलाइट को क्यों अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, तो बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लगातार ऐसा देखा जाता था कि दूसरे कामों के लिए भेजे गए सैटेलाइट सेना की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते थे। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपनी सेनाओं के लिए खास तौर पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने शुरू कर दिए। इसके अलावा सैटेलाइट का एक अहम इस्तेमाल खुफिया निगरानी के लिए किया जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर पड़ोसी व अन्य परस्पर देशों व जिनसे खतरा होता है उनके रक्षा उपकरणों व मिलिट्री कैंपों पर नजर लगाए रहते हैं। इसमें जो सबसे नए तरीके के सैटेलाइट होते हैं पूर्व चेतावनी देने वाले होते हैं। ये दुश्मन देश में युद्ध की तैयारियों की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। हालांकि अमेरिका इस मामले में 1960 से ही सक्रिय हो गया था। अमेरिका ने 1950 के दशक में ही अपने नेवी को नेविगेशन की सुविधा देने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में अभी तक करीब 320 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। मिलिट्री सैटेलाइट से भारत दुश्मनों के रडारों का भी अंदाजा लगा लेगा, साथ ही उनकी सही स्थिति का आकलन कर अपने मिशन को सफल बनाने के लिए रडारों को चकमा देने में भी सफल होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में। भारत की मिलिट्री सैटेलाइट। भारत के पास कुल मिलाकर 7 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। जिनमें GS-87A, GS-87 व माइक्रोसेट R सबसे नवीनतम है।
इसके अलावा भी कई और मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जा चुकी हैं। ये सैटेलाइट आसमान से भारतीय सेना के लिए कई तरीके की जानकारी भेजती है, जो भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष में प्रभावशाली ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। बिना किसी को खबर लगे योजनाबद्ध तरीके से हमला कर सकती है। और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, पर इसमें सबसे अहम भूमिका इसरो की रही है। बता दें कि इसरो पाकिस्तान के करीब 87% इलाकों के चप्पे चप्पे की HD क्वालिटी की तस्वीरें व विजुअल इंडियन एयरफोर्स को मुहैया करा रहा है। अब इसरो की सैटेलाइट इतनी उन्नत है कि अंतरिक्ष से ही वह पाकिस्तान पर बाज जैसी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार भारतीय सैटेलाइट पाकिस्तान के करीब 8.8 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में से करीब 7.7 लाख स्क्वायर मीटर की लगातार मैपिंग कर रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना के अधिकारियों को लगातार 0.65 मीटर ऊपर से लिए गए HD तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। GSAT 7A इसरो द्वारा निर्मित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खास है। इस कम्युनिकेशन उपग्रह के जरिए भारतीय वायुसेना के सभी अलग अलग ग्राउंड रेडार स्टेशन, एयरबेस और AWACS आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। इससे नेटवर्क आधारित वायुसेना को लड़ने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होती है। $500 से 800 करोड़ रुपए की लागत से इस उपग्रह को बनाया गया है। इसमें 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनके जरिए करीब 3.3 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके साथ ही इसमें कक्षा में आगे पीछे जाने और ऊपर जाने के लिए बाई प्रोपलेट का केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया है। GSAT 7 GSAT 7 की फ्रीक्वेंसी बैंड अंतरिक्ष आधारित समुद्री संचार में मदद करते हैं। ये सुरक्षा व निगरानी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक के अनुसार जहां तक अंतरिक्ष आधारित संचार की बात है, नौसेना के पास कई तरीके की सीमाएं थी। इसके बावजूद महसूस किया गया कि नौसेना के खास इस्तेमाल के लिए एक एकीकृत मंच की बेहद आवश्यकता है। इससे पूर्व जहाजों में उपग्रह संचार वैश्विक मोबाइल उपग्रह संचार सेवा प्रदाता के जरिए होता था, लेकिन GSAT 7 इस अत्याधुनिक उपग्रह में UHF, S, C और Q बैंड्स में संचालित होने वाले उपकरण लगे हैं। इसका प्रक्षेपण भार 2625 किलोग्राम है और यह एंटीना सहित कुछ नई प्रौद्योगिकियों के साथ इसरो की 2500 किलोग्राम की उपग्रह बेस पर आधारित है। इसरो को बीमा सहित इसके प्रक्षेपण पर 470 करोड़ खर्च किए गए हैं। यूं तो विश्व पटल पर अपने देश के मिलिट्री के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है, लेकिन पहले स्थान पर काबिज यूनाइटेड स्टेट कुल 123 मिलिट्री सैटेलाइट है। तो चलिए जानते हैं कि विश्व के उन प्रमुख देशों के बारे में जो अंतरिक्ष में अपनी मिलिट्री के लिए सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इंतजार कर रहा है हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास एक ही मिलिट्री सैटेलाइट है। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसे पाकिस्तान ने लॉन्च किया था।
इसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। यह चीन की जिउकुआन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च की गई थी। चीन की बात करें तो इसके पास कुल 68 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इनमें 36 मिलिट्री सैटेलाइट याओगन सीरीज अंतरिक्ष में भेजे हुए हैं। चीन की याओगन सीरीज की सैटेलाइट ही उनकी प्रमुख मिलिट्री के लिए अंतरिक्ष से सुरक्षा करती हैं। चीन ने इसी सीरीज की अब कुल 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी हैं। इसमें सबसे अत्याधुनिक और नवीनतम याओगन 32A और 32B सैटेलाइट हैं। इसे चीन ने 9 अक्टूबर 2018 में भेजा था। चीन के पास सैटेलाइट संचार, तेजी से चेतावनी, अंतरिक्ष विमान, नेविगेशन, समुद्रों की पड़ताल, जांच पड़ताल और ऑप्टिकल रडार आदि के लिए हैं। हालांकि इसके अलावा भारत के किसी पड़ोसी देश के पास मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार ये सभी देश जरूरत पड़ने पर अपने मित्र देशों की सैटेलाइट से सुविधाएं मांगते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की बात करें तो वे भारत से इस मामले में काफी आगे हैं। स्पेस में सबसे ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट अमेरिका और रूस के हैं। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट के पहले प्रोजेक्ट का नाम वेपन सिस्टम 117L था। इसके बाद कोरोना, कैनियोन, एक्वाकेड, ओरियोन, मैग्नम और ट्रम्पेट जैसे बड़े मिलिट्री सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। यूएस की नवीनतम सैटेलाइट प्रोजेक्ट वाइड बैंड ग्लोबल सेटकॉम है। यह अंतरिक्ष में युद्ध करने की क्षमता भी रखता है। इससे संपर्क करके मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर यह अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट को ध्वस्त भी कर सकता है। इसी तरह रूस ने सोवियत संघ के साथ मिलकर 1960 के दशक में ही अपनी मिलिट्री के लिए स्पेस में एक स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इनके पहले प्रोजेक्ट का नाम अल्मास था। साल 1973 से 1976 के बीच रूस ने अंतरिक्ष में सैल्यूट 2, 3 और 5 नाम से मिलिट्री के लिए खास स्पेस स्टेशन स्थापित किए थे। रूस की हालिया सैटेलाइट कस्मोस 2524 व अन्य इनकी ताकतवर हैं। कि देश को मिसाइल के द्वारा होने वाले हमलों के बारे में समय रहते सूचित कर देती है। चीन भी इसी रास्ते को इख्तियार करते हुए याओगन सीरीज की 30D, 30E और 30F को इतना ताकतवर बना दिया है कि यह दुश्मनों के ठिकानों की जानकारी भी जुटा लेता है।